साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास या कहें बीएल ग्रोवर की जो हिस्ट्री की बुक है आधुनिक भारत का इतिहास, इस पुस्तक को हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। और इसका जो अध्याय 1 या चैप्टर जो 1 है, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। इस चैप्टर का जो आधा हिस्सा है, इसके पहले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम लोग इसका जो बाकी हिस्सा है इस चैप्टर का, उसको यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर आज का जो चालू होगा, मतलब जो आज का शेष भाग जो चालू होगा, इसमें जो पहला टॉपिक है वह है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, या इंग्लिश में कहें तो कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। तो वैसे तो मुगल साम्राज्य के कई सारे पतन के कारण हैं, तो इनको हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है, या जो सबसे पहला पॉइंट कह सकते हैं, वह है आपका औरंगजेब का उत्तरदायित्व। तो इनके बारे में बात करते हैं। यद्यपि मुगल साम्राज्य का जो अधिकतम विस्तार है वो औरंगजेब के काल में ही होता है, परंतु यह एक पानी के बुलबुले की भांति ही था। मुगल साम्राज्य की सीमाएं ऐसी हो गई थी कि देश पर पूरा अधिकार बनाए रखना जो है वो असंभव था। संचार साधन इतने कम थे कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों की तो बात ही क्या, औरंगजेब के बस की भी बात जो थी, इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार बनाए रखना संभव नहीं था। उसका रीज़न क्या था कि साधन, जो संचार के साधन थे, वो काफ़ी कम थे। यद्यपि औरंगजेब का जो निजी जीवन यदि देखें तो वो निष्कलंक था, फिर भी वह एक राजा और राजनीतिक के रूप में असफल रहा है। मतलब उसका व्यक्तिगत जीवन तो अच्छा था, परंतु यदि राजा और राजनीतिक के रूप में देखें, पॉलिटिशियन के रूप में देखें, तो वह एक असफल राजा साबित होता है। अकबर द्वारा आरंभ की गई और उसके दोनों उत्तराधिकारियों द्वारा, ठीक है, मतलब अकबर के बाद जो आते हैं जहांगीर और शाहजहां, तो अकबर द्वारा आरंभ की गई और उसके दोनों उत्तराधिकारियों द्वारा अनुसरित उत्तम राजनीति के सिद्धांत, धार्मिक सहनशीलता और सद्भाव तथा ऊंचे पदों के द्वार योग्य व्यक्तियों के लिए खुले रखना, इसने जो है त्याग दिए थे। मतलब जो चीज़ें अकबर द्वारा प्रारंभ की गई और उसके बाद जो अन्य दो उत्तराधिकारी आते हैं जहांगीर और औरंगजेब, उनके द्वारा अपनाई गई उन नीतियों का इसके द्वारा त्याग किया जाता है। उसकी व्यवस्थाएं कुछ भी क्यों ना, मतलब औरंगजेब की व्यवस्थाएं कुछ भी क्यों ना हो, औरंगजेब ने राज्य का इस्लामी रूप, जिसे उसके पूर्वजों ने परिवर्तित कर दिया था, पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। औरंगजेब की धर्मांधता की नीति का परिणाम उल्टा हुआ। वह बहुत सीमा तक असंतोष उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी था। मतलब कि जो इसने एक इस्लामी राज्य स्थापित करने की जो चेष्टा की, इससे क्या हुआ, पूरे राज्य में काफ़ी असंतोष उत्पन्न हुआ। सिखों, जाटों, बुंदेलों, राजपूतों और मराठों ने विद्रोह किए। औरंगजेब जो है इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय से कम मूर्ख नहीं था। जेम्स द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि वह गधा जिसने मांस के लिए तीन देशों का राज्य छोड़ दिया। वह गधा जिसने मांस के लिए तीन देशों का राज्य छोड़ दिया। अब यहाँ पर मांस क्या है, तो मांस जिसकी स्पेलिंग है MASS, मास के बारे में कंफ्यूज मत होइएगा। मास का मतलब होता है, ये रोमन कैथोलिकों, जो कैथोलिक होते हैं, उनकी एक विशेष प्रार्थना सभा को मास कहा जाता है। तो जो जेम्स द्वितीय था, जेम्स द्वितीय की बात, जो औरंगजेब है वह शत्रु बनाने में बहुत निपुण था, तथा औरंगजेब की धर्मांधता की नीति के कारण भारत में मुगलों के सबसे बड़े समर्थक राजपूत जो हैं उसके शत्रु बन गए। इसके द्वारा जजिया पुनः लागू करने तथा अन्य सामाजिक अपमानों के कारण सतनामी, बुंदेलों और जाटों ने विद्रोह कर दिए। पंजाब में सिखों ने विद्रोह किया और शासन लगभग जो है ठप्प सा हो गया वहाँ पे। मराठों का विद्रोह तो राष्ट्रव्यापी ही बन गया और सब लोग धर्म और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सम्मिलित हो गए। गुरीला मराठों ने औरंगजेब की सेनाओं के मनोबल का ह्रास किया, मतलब तोड़ दिया। उनकी वरिष्ठता की भावना जो है, जो कह सकते हैं मुगल सेना की जो वरिष्ठता की भावना थी, वो समाप्त हो गई और वे निष्क्रिय हो गए। औरंगजेब अपनी साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी नीति का दक्षिण के ह्रासोन्मुख, मतलब वहाँ पे जो क्या कहते हैं ह्रास हो रहा था, वहाँ के राज्य का जो पतन हो रहा था, तो दक्षिण के ह्रासोन्मुख बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों को हड़पना चाहता था। उसमें एक भावना यह भी थी कि जो औरंगजेब था वह स्वयं सुन्नी था, जबकि जो बीजापुर और गोलकुंडा थे ये राज्य सिया थे। मतलब यहाँ पर जो शासक थे वो सिया मुसलमान थे। इन दोनों मुस्लिम राज्यों की समाप्ति से दक्षिण में मराठों पर सबसे महत्वपूर्ण जो स्थानीय नियंत्रण था वो समाप्त हो गया। क्योंकि औरंगजेब ने क्या किया, बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा किया। जब तक इसने कब्जा नहीं किया था, तो यहाँ के जो मुस्लिम राजा थे जो कि सिया थे,
वो जो है एक तरीके से मराठों पर नकेल कसने का कार्य करते थे। अब जब ये इनका जो पतन हो गया तो यहाँ से इससे क्या हो गया कि जो मराठे थे, मराठे पर जो एक स्थानीय नियंत्रण था वो खत्म हो जाता है और वे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध अपने आप को संगठित करने में जुट गए। दक्षिण की इस मूर्खतापूर्ण नीति से, जो कि 25 वर्ष तक चलती रही, राज्य के समस्त साधनों पर इतना बोझ पड़ा कि अंततः धन, सेना इत्यादि का नाश हुआ। मनुची या मनुसी कह सकते हैं, एक इतिहासकार रहे, उन्होंने अपनी हिस्टोरिया डो मोगर पुस्तक में लिखता है कि इस प्रकार वह आज तक उस कार्य को, मतलब उस समय कालखंड की बात लिखते हैं कि औरंगजेब के बारे में, कि इस प्रकार वह आज तक उस कार्य को पूर्ण नहीं कर सका जिसे उसने 2 वर्ष में पूर्ण करने की सोची थी। मतलब औरंगजेब ने सोचा था कि जो दक्षिण वाला राज्य है हम उसको पूर्णतः कब्जा 2 साल में कर लेंगे, परंतु 25 वर्ष बीत गए, परंतु वो इस कार्य को वह पूरा नहीं कर सका तथा वह अपने तीनों पुत्रों शाह आलम, आजम तरा और कामबख्श तथा पौत्रों सहित वहां गया। उसके साथ बहुत सी धनराशि इस युद्ध में व्यय हो गई, खर्च हो गई, और वह अकबर के काल के जो कोष थे जिनमें धन का संचय किया गया था, खजाने रखे थे, कि कोषों को खोलने पर बाध्य हो गया। यही नहीं, इस दीर्घकालीन युद्ध में उसे इतना धन व्यय करना पड़ा कि जब लोगों ने कर देने में देरी की तो वह औरंगाबाद में अपने घर के चांदी के बर्तनों को ढालने पर बाध्य हो गया। ठीक है, मतलब उसके सिक्के ढालने पर बाध्य हो जाता है। और यह जो है दक्कन का नासूर, मतलब दक्षिण का जो नासूर था, वो मुगल साम्राज्य के लिए उतना ही घातक सिद्ध हुआ जितना नेपोलियन के लिए स्पेन का नासूर। तो ये तो पहला कारण था कि मुगल साम्राज्य के पतन का जो सबसे पहला कारण था वो औरंगजेब इसके लिए उत्तरदायी था। दूसरा क्या है, औरंगजेब के निशक्त उत्तराधिकारी, मतलब इसके जो बाद उत्तराधिकारी आते हैं वो काफ़ी कमज़ोर रहते हैं। मुगल साम्राज्य एक तांत्रिक था, ठीक है, एक तांत्रिक था, और उसमें सम्राट का व्यक्तित्व विशेष महत्व रखता था। एक शक्तिशाली सम्राट के अधीन सब कुछ ठीक चल सकता था, परंतु जब शक्तिहीन उत्तराधिकारियों का तांता लग गया तो यह दुर्बलता शीघ्र ही प्रशासन के प्रत्येक भाग में स्पष्ट हो गई। दुर्भाग्यवश औरंगजेब के पश्चात सभी मुगल सम्राट जो हैं दुर्बल थे और इस कारण वे आंतरिक तथा बाह्य परिस्थितियों को नहीं संभाल सके। उनके नैतिक पतन, मतलब इसके बाद के जो उत्तराधिकारी आते हैं उनका नैतिक पतन भी था। तो उनके नैतिक पतन और सनकों के कारण, जो सनक भरे डिसीजन लेते थे, तो सनकों के कारण अवस्था संभालने के स्थान पर और बिगड़ गई। सिंहासन पर बैठने के समय जो औरंगजेब के बाद जो पहला इनका उत्तराधिकारी होता है बहादुर शाह, जो कि 1707 में गद्दी पर बैठता है और 1707 से 1712 तक रहता है। तो बहादुर शाह जब गद्दी पर बैठता तो इसकी आयु 63 वर्ष की थी। कितनी थी? 63 ईयर्स, मतलब एक प्रकार से बुजुर्ग था, और वह साम्राज्य की प्रतिष्ठा बनाए रखने में असमर्थ था। वह सब दलों को, मतलब जो भी गुट थे, सब गुटों को प्रसन्न रखने की चेष्टा में सरदारों को बड़ी बड़ी उपाधियां बांटता रहा। लोग उसे जो है बहादुर शाह को साहे बेखबर के नाम से स्मरण करते थे। इसके बाद आता है जहांदर शाह। बहादुर शाह के बाद जहांदर शाह 1712 से लेकर 13 तक, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। यह एक लंपट मूर्ख था, या इसको लंपट मूर्ख भी कहते हैं। इसके बाद जो है फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 तक, यह एक घृणित कायर था। और इसके बाद जो है फर्रुखसियर के बाद जो है बीच में रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला आते हैं, और उसके बाद जो है आपका मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है 1719 से 48 तक। मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय जो है ये पशु युद्धों को, मतलब पशुओं का जो युद्ध होता था उसको देखने में व्यतीत करता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता, मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि होने के कारण लोग उसे रंगीला कहा करते थे, इसीलिए इसको पूरा जो नाम पढ़ा जाता है मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। इसके बाद जो है अहमद शाह आता है गद्दी पर 1748 से 54 तक। तो अहमद शाह ने तो इन विषय वासनाओं में अपने पूर्वजों को मात कर दिया था, या मात दे दिया था। उसका जो हरम था, हरम जो था इसका 1 वर्ग कोस लगभग 4 वर्ग मील में फैला हुआ था, जहां पुरुषों को आने की अनुमति नहीं थी। कई बार तो वह एक सप्ताह भर अथवा एक मास तक स्त्रियों के, एक महीने तक स्त्रियों के पास पड़ा रहता था। अहमद शाह ने प्रशासन में उसी प्रकार की मूर्खताएं की, मतलब कई तरह की जो इनके जो पहले के जो उत्तराधिकारी करते रहे। जैसे कि 1753 में उसने अपने 2.5 वर्षीय पुत्र को, कितने वर्षीय? 2.5 वर्षीय पुत्र को पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर दिया, और 1 वर्षीय बालक मोहम्मद अमीन को उसका नायब सूबेदार। इसी प्रकार कश्मीर की सूबेदारी 1 वर्षीय बालक तला सैयद शाह को दे दी, और एक 15 वर्षीय लड़का उसका नायब नियुक्त हुआ।
ये नियुक्तियां उस समय की गई जब अफगानों के आक्रमणों का बहुत भय था। अब सोच लीजिए इतने छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करते। इस प्रकार के शक्तिहीन और मूर्ख सम्राट, जिस प्रकार के इसके निर्णय थे अहमद शाह के, तो मूर्ख सम्राट जो है राज्य के हितों की रक्षा नहीं कर सकते थे। सॉरी, जो मोहम्मद शाह, हाँ, ये अहमद शाह जो था। अब जो तीसरा रीजन आता है वो आता है मुगल अभिजात वर्ग का पतन। पुराना कथन है कि जब सोना चांदी ही मूर्छा खा जाए तो लोहा क्या करेगा। सम्राटों की देखा देखी अभिजात वर्ग ने भी परिश्रमी और कठोर सैनिक जीवन छोड़ दिया था। वे वीर योद्धाओं के स्थान पर रसिक प्रियतम बन गए थे। किसके हरम में कितनी अधिक स्त्रियां हैं इसकी होड़ लगी थी, जो जुए और शराब में अपना समय व्यतीत करते थे। ठीक है, बैरम खां, मुजफ्फर खां, खाने खाना अब्दुल रहीम, महावत खां, आशरफ खां, सैदुल्ला खां जैसे वीर जो थे अब साम्राज्य की सेवा करने के लिए नहीं मिलते थे। उत्तरकालीन मुगलों को अभिजात वर्ग बेईमानी, झूठ, मक्कारी, चापलूसी इत्यादि में एक दूसरे से बढ़कर थे। जब सम्राटों ने योग्यता के आधार पर पदोन्नति अर्थात प्रमोशन करने के स्थान पर चापलूसी को बढ़ावा दिया तो निश्चय ही वीरता और योग्यता समाप्त हो गई। माशीर उल उमरा के अध्ययन से, मतलब यह जो पुस्तक है के अध्ययन से इतिहासकार डॉक्टर जादूनाथ सरकार ने यह स्पष्ट किया कि यदि एक सरदार की वीर गाथाओं का वर्णन 3 पृष्ठों में होता है तो उसके पुत्र का प्रायः 1 पृष्ठ पर और उसके पौत्र का केवल कुछ पंक्तियों में, जिनमें प्रायः कहा जाता है कि कुछ विशेष कहने को नहीं है। मतलब यह जो कथन है क्या दर्शाता है कि किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी जो इनका पराक्रम रहता है या जो इनकी उपलब्धियां रहती हैं वो घटती जाती हैं या इनका पतन होता जाता है। इस ऊपरी वर्ग के लोगों में जो जर्जरता आ गई थी उसके कारण उत्तम शासक वर्ग तथा वीर सैनिक नेताओं का देश में अभाव हो गया था। तो ये 3 कारण हो गए। अब आते हैं चौथे कारण पे, मुगल साम्राज्य के पतन में। चौथा कारण था दरबार में गुटबंदी। औरंगजेब के अंतिम दिनों में दरबार में उमरा प्रभावशाली गुटों में बट गए थे। जो अभिजात वर्ग थे वो प्रभावशाली गुटों में बट गए थे। कहने को ये गुट जो है वंश और कबीलों पर आधारित थे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कारण व्यक्तिगत संबंध थे। इन दलों ने या इन गुटों ने देश में शाश्वत राजनीतिक अशांति की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। तुरानी अथवा मध्य एशियाई दल या जो गुट था, इसमें ऑक्सस नदी कहाँ पे रहा है? अफगानिस्तान। तो ऑक्सस नदी के पार के उमरा थे। ठीक है। मोहम्मद शाह के राज्यकाल में आसफ जाह, निजामुल मुल्क, कमरुद्दीन, जकरिया खां इत्यादि इस दल के नेता थे। अमीर खां, इसहाक खां और सादत खां फारसी दल के थे। ये दल प्रायः वही सैनिक रखते थे जो इन देशों से आए थे। यह दोनों दल, मतलब आपका तुरानी दल और आपका फारसी दल, यह दोनों दल मिलकर अर्थात विदेशी, ये दोनों दल क्या थे? विदेशी दल थे। तो ये विदेशी दल हिंदुस्तानी दल जिसके नेता सैयद बंधु थे। सैयद बंधु 2 भाई थे, इनमें बड़े का नाम अब्दुल्ला खान और छोटे का नाम हुसैन अली था। तो हिंदुस्तानी दल जिसके नेता सैयद बंधु थे और जिन्हें हिंदुओं का समर्थन भी प्राप्त था, के विरुद्ध थे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि 3 दल जो हैं उल्लेखनीय थे, जिसमें से 2 दल जो थे विदेशी थे, एक तुरानी और दूसरा फारसी दल। तीसरा एक दल था हिंदुस्तानी दल। जो हिंदुस्तानी दल था इसे यहाँ के हिंदुओं का और जो कह सकते हैं कि जो विभिन्न राजा थे जैसे राजपूत, इनको समर्थन प्राप्त था। प्रत्येक गुट का प्रयत्न यह था कि वह सम्राट के कान भरे और सम्राट को दूसरे दल के विरुद्ध कर दे। यह दल आपस में छोटे छोटे युद्ध भी लड़ते रहते थे और देश का शासन लुप्तप्राय हो गया था। विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध भी ये दल एक नहीं हो सकते थे और प्रायः जो आक्रांता थे, मतलब जो आक्रमणकारी होते थे, उनसे मिलकर षड्यंत्र रचते थे। निजामुल मुल्क और बुरहान मुल्क के निजी स्वार्थों के कारण दोनों ने नादिर शाह से मिलकर के दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचे और अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय हितों को न्यौछावर कर दिया था। नादिर शाह जो कि 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय में भारत पर अटैक करता है। तो ये हमने चौथे कारण दरबार में गुटबंदी की बात की। अब हम लोग 5वें कारण की तरफ चलते हैं। 5वां कारण है उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम। तो हम लोग देखते हैं कि मुगलों में ज्येष्ठाधिकार का नियम नहीं था। ज्येष्ठाधिकार मतलब बड़ा भाई जो है वही राजा बनेगा, ऐसा कोई नियम यहाँ पर लागू नहीं होता था।
अतएव इस वजह से उत्तराधिकार के लिए भाइयों में युद्ध होता था, जिसमें प्रमुख सैनिक नेता भाग लेते थे। प्रसिद्ध लेखक अस्कीर्ण के शब्दों में कहें तो तलवार ही अधिकार की निर्णायक थी और प्रत्येक पुत्र अपने भाइयों के विरुद्ध अपना भाग्य आजमाने को उद्यत रहता था। यदि ऐसी प्रणाली अच्छी तो नहीं थी, तो भी इसके फलस्वरूप जो सम्राट का सबसे योग्य पुत्र होता था वही सम्राट बन पाता था। उत्तरकालीन मुगलों के काल में इस प्रणाली के सबसे घिनौने अंग ही सन्मुख आए। मतलब कह सकते हैं कि इसका एक जो है सबसे स्याह पक्ष ही, जो सबसे काला पक्ष था, वही उभर करके सामने आता है। कैसे? तो इसमें यहाँ जब उत्तरकालीन मुगलों की बात करते हैं तो यहाँ पर सम्राट के पुत्र तो पृष्ठभूमि में चले जाते थे और युद्ध जो है वो विरोधी दलों के बीच में ही रह जाता। जैसे कि आपके तुरानी गुट हो गए या आपके फारसी गुट हो गए, हिंदुस्तानी गुट, तो इनके बीच में ही लड़ा जाता था। तो इसमें जो है इससे क्या होता था, शक्तिशाली शासक निर्माता जो या दल होते थे उमरा, वो केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए सम्राटों को सिंहासन पर बैठाते और उतारते थे। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात इस युद्ध में जुल्फिकार अली शासक निर्माता के रूप में सामने आया, मतलब किंग मेकर के रूप में सामने आता है। इसके बाद 1713 से लेकर के आप देखें 20 तक सैयद बंधु, जो कि हिंदुस्तानी दल के थे, तो सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली इसी रूप में सामने आते हैं, मतलब किंग मेकर के रूप में सामने आते हैं और उन्होंने 4 राजकुमारों को एक दूसरे के पश्चात सम्राट बनाया। अंत में वे स्वयं ही मीर मोहम्मद अमीन और निजामुल मुल्क के गुट से मात खा जाते हैं, मतलब जो दूसरा गुट था उससे ये लोग मात खा जाते हैं। तो इस प्रकार उत्तराधिकार के त्रुटिपूर्ण नियम ने देश की राजनीति को शिथिल बना दिया और देश आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपंग हो गया। अब हम लोग जो छठा रीजन है उस पर चलते हैं। छठा रीजन है मराठों का उत्थान। तो इनकी बात कर लेते हैं। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बाहरी कारण जो इस साम्राज्य को ले डूबा वह था पेशवाओं के अधीन मराठों का उत्थान। पेशवाओं ने पश्चिम भारत में मराठा शक्ति को समेकित किया और प्रादेशिक शक्तियों द्वारा मुगलों पर प्रहार किया। उन्होंने बृहत्तर महाराष्ट्र की नीति अपनाई, ठीक है, बृहत्तर मतलब एक्सटेंडेड महाराष्ट्र की नीति अपनाई और हिंदू पद बादशाही का आदर्श अपने सम्मुख रखा। हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य मुस्लिम राज्य के क्षय द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। अब परिस्थितियां कुछ बदल चुकी थी। अब मराठे जो है आक्रामक बन गए थे और मुगल सम्राट और उनके सूबेदार जो थे वो रक्षक हो गए थे, मतलब डिफेंस मोड में आ गए थे। मराठा प्रसार का तूफान उठता ही चला गया और शीघ्र ही उसने उत्तरी भारत को भी अपने में लपेट लिया। एक समय भारत की राजनीति में मराठे ही सबसे शक्तिशाली थे और यही भारत को विदेशी आक्रांता अहमद शाह अब्दाली से बचाना चाहते थे। और सदाशिव भाऊ ने 1759 में और महादजी सिंधिया ने 1772 में शासक निर्माता की भूमिका निभाई, मतलब किंग मेकर की भूमिका निभाई। यद्यपि मराठे भारत में एक स्थायी सरकार बनाने में असफल रहे, तो भी उन्होंने मुगल साम्राज्य के विघटन में बहुत योगदान दिया। अब हम लोग 7वें रीजन या कारण की तरफ चलते हैं, सैनिक दुर्बलता। तो सैनिक दुर्बलता की बात कर लेते हैं। मुगल सैन्य व्यवस्था में कुछ जन्मजात त्रुटियां थीं। सेना जो है अधिकतर सामंतवादी व्यवस्था पर ही गठित थी। इसका क्या मतलब है? इसमें सैनिक मनसबदार के प्रति निष्ठा रखते थे, जो इनके सामंत होते थे उनके प्रति निष्ठा रखते थे, सम्राट के प्रति नहीं। तो ये मनसबदार को अपना पदाधिकारी नहीं, मतलब जो सैनिक होते थे वो मनसबदार को अपना पदाधिकारी नहीं अपितु सर्वे सर्वा समझते थे। इस पद्धति के दोष यद्यपि बैरम खां और महाबत खां के विद्रोहों ने स्पष्ट किए थे, परंतु उत्तरकालीन मुगलों के दिनों में इस व्यवस्था के दोष भयंकर रूप से सामने आए। ठीक है, इसमें क्या था कि सामंत किसी और राजा से मिल जाए तो जो सैनिक होते थे उनकी निष्ठा जो है उस मतलब राजा के प्रति बदल जाती थी। प्रसिद्ध लेखक विलियम आर्विन के अनुसार व्यक्तिगत वीरता के अभाव को छोड़ करके से सभी अवगुण जैसे कि अनुशासनहीनता, सशक्ति कोहेशन का ना होना, ऐश्वर्यमय जीवन, निष्क्रियता, संभरण का अभाव, भारी भरकम साज सामान, इन सभी इनमें थे। मतलब एक को छोड़ दें, व्यक्तिगत वीरता को छोड़ दें तो सारे अवगुण इनमें व्याप्त थे। ऐश्वर्य और आलस्य सेना के प्रत्येक अंग में समा गया था और मुगल सेना का प्रयाण, मतलब जो इनका जो काफिला चलता था मुगल सेना का, ऐसे लगता था जैसे हाथी, ऊंट, गाड़ियां, बैल इत्यादि जो हैं व्यापारी, दुकानदार, नौकर, बावर्ची और मनोरंजन के लिए मिश्र साधन सभी मिलकर गड्ढम गड्ढ हुए चले जा रहे हैं। ठीक है,
जब इनका जो सैनिकों का काफिला चलता था, इनमें सैनिकों और असैनिकों का जो अनुपात है वो प्रायः कितना था, 1:10। मतलब जो काफिला चलता था उसमें एक सैनिक और उसके साथ 10 असैनिक होते थे। वो चाहे नौकर होते थे या कोई कार्य करने वाले होते थे, व्यापारी टाइप के होते थे, ठीक है, बावर्ची हो गए, मनोरंजन करने वाले हो, इस तरह के थे। युद्ध क्षमता में यह सेना जो है एक सशस्त्र जो है कंकड़ों से अधिक कुछ नहीं थी। बर्नियर ने इनकी तुलना उन पशुओं के रेवड़ से की, मतलब पशुओं के झुंड से की, जो पहले झटके पर ही भाग खड़े होते थे। मुगल तोपखाना जो है वो मराठों के विरुद्ध असफल और प्रभाव रहित होता था। जो कि मुगलों के पास तोपखाने थे, परंतु इनका जो तोपखाना था वो मराठों के विरुद्ध जो है कभी सफल या प्रभावी नहीं रहा, और वे मराठों के दुर्गों को जीतने में असफल रहे थे। यद्यपि यही मराठों के दुर्ग जो है अंग्रेजों ने बहुत सरलता से विजय कर लिए थे। 1748 में एक फ्रेंच कमांडर परदी ने केवल 230 फ्रांसीसी और 700 भारतीय सैनिकों की टुकड़ी की सहायता से, जिसमें इनके पास तोपें भी नहीं थी, कर्नाटक के नवाब के 10,000 सैनिकों को, जिनके पास तोपें भी थीं और नदी के पार जमे हुए थे, आसानी से पराजित कर दिया था। एक बार डुप्ले ने पेरिस में अपने अधिकारियों को लिखा था कि केवल 500 यूरोपीय सैनिक कृष्णा नदी के इधर के सारे दुर्गों और प्रांतों को जीत सकते हैं। तो ये जो पूरा बताया गया, इससे यह समझ में आता है कि इस समय जो मुगल साम्राज्य थे या जो इनकी जो आर्मी थी, किस प्रकार से केवल संख्या में ज़्यादा थे, परंतु वो मतलब कहते हैं क्षमता के मामले में बहुत ही कमज़ोर थे। 18वीं शताब्दी की मुगल सेना की सबसे बड़ी निर्बलता उसके गठन की थी। सैनिक लोग प्रायः मध्य एशिया से आए लोगों में से कमांडरों द्वारा भर्ती किए जाते थे, और वे किसी भी व्यक्ति को जो उनका व्यय देने को उद्यत था मिल जाते थे। मतलब उनको जो भी पैसा देता था वे उसी की तरफ अपनी लॉयल्टी बेच देते थे या अपनी मतलब लड़ाई लड़ते थे। और ये लोग भारत में अपना भाग्य बनाने आते थे, क्योंकि ये मध्य एशिया से आते थे। तो ये यहाँ पर अपना भाग्य बनाने, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पैसा कमाने आते थे, न कि अपने भाग्य को खोने, न कि मरने के लिए। इस प्रकार यह कमांडर और उनके सैनिक जो हैं निसंकोच जो है विरोधी धड़े से मिल जाते थे। मतलब जो जहाँ भी उन्हें फ़ायदा नजर आता था उस धड़े से जाकर के वो मिल जाते थे, और सदैव अपने स्वामियों को धोखा देना अथवा बदलने की उधेड़-बुन में लगे रहते थे। मुगल गवर्नर जो इन सैनिकों को अपनी सेवा में रखते थे, उन्हें इनके भाग जाने का भय सदैव बनाया रहता था। इस प्रकार के किराए के सैनिक साम्राज्य की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ थे। सुप्रसिद्ध कवि सौदा ने जो सम्राट शाह आलम के काल के विषय में लिखा है, वह सभी उत्तरकालीन मुगलों के विषय में सत्य है। तो इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा कि विवश होकर ही वह, तो वह यहाँ पे क्या है, मुगल मनसबदार, तो विवश होकर ही वह अपने दुर्ग की खाई के पार आता, मतलब दुर्ग के बाहर निकलता है। उसकी सेना केवल युद्ध क्षेत्र से भागना ही जानती है। पैदल मतलब जो पैदल सेना है, पैदल वह तो नाई से सिर मुड़वाने से भी डरता है। ठीक है, पैदल वह तो नाई से सिर मुड़वाने से भी डरता है। घुड़सवार जो है, जो घुड़सवार सेना थी, वो सोया सोया भी चारपाई से गिर जाता है यदि उसका घोड़ा स्वप्न में भी बिदक जाए। जो घुड़सवार है, यदि उसके स्वप्न में भी यदि उसको सपना भी आया कि घोड़ा उसका बिदक रहा है, तो वह अपनी चारपाई से गिर जाता है। तो यह एक प्रकार से दिखाता है कि इनकी जो सैन्य क्षमता थी या जो सेना थी वह कितनी अक्षम या कमज़ोर थी। अब हम लोग अगले रीजन की तरफ चलते हैं, वो है आर्थिक दिवाला। मतलब किस प्रकार से आर्थिक रूप से ये लोग कमज़ोर हो गए थे। जिन तत्वों ने मुगल साम्राज्य को खोखला कर दिया था वह थे आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियाँ, जो दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी, और जो निश्चय ही औरंगजेब के अंतिम दिनों में और भी बिगड़ गई थी। औरंगजेब के दीर्घकालीन दक्षिण के युद्धों ने न केवल कोष, मतलब जो खजाने थे, उनको ही रिक्त कर दिया, अपितु देश के व्यापार और उद्योग का भी नाश कर दिया। सेना के प्रयाणों, मतलब जो सेना के काफिले थे, उन्होंने जब कहीं जाते थे आक्रमण के लिए, तो ये खड़ी फसलों को रोक डाला, और मालवाहक पशुओं ने जो वहाँ की अगल बगल की हरियाली थी उसे खा डाला। वित्तीय कठिनाइयों के कारण सम्राट जो है शिकायत सुनने को भी उद्धत नहीं था, मतलब तैयार नहीं था, और जो शेष बचा उसे मराठों ने खा डाला, रौंद डाला अथवा नाश कर दिया। कृषकों ने तंग आकर कृषि करना छोड़ दिया और लूटमार आरंभ कर दिया। फलस्वरूप विदेशी कंपनियों को निर्यात करने के लिए माल मिलने में कठिनाई होने लगी। उत्तरकालीन मुगलों के काल में ये वित्तीय कठिनाइयाँ और भी बढ़ गईं। दूरस्थ प्रदेशों ने सैने अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी, चूँकि
मुगल साम्राज्य बहुत विस्तार में फैला था, जो दूर तक था उन पे कंट्रोल करना मुश्किल था। तो जो दूरस्थ प्रदेश थे वो धीरे धीरे अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी और केंद्र को कर देना बंद कर दिया। तो केंद्र को यहाँ से क्या होगा, आर्थिक झटका लगेगा। उत्तराधिकार के उथल-पुथल ने सम्राटों के आडंबरमय व्यय ने कोष को इतना रिक्त कर दिया कि सेना को नियमित रूप से वेतन मिलना बंद हो गया। सम्राटों ने इन शेष वेतनों के भुगतान के लिए खालसा भूमि और जागीरें देनी आरंभ कर दी। जागीरदारी का संकट तो तब आया जब देश की कुल भूमि जागीरों में दी गई भूमि से कम पड़ गई। मतलब जितनी भूमि थी उससे अधिक जो है जागीरों के रूप में बांट दी गई। जागीरदारों को अपनी भूमि को अधिकार में लेने के लिए देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। मतलब जो पहले का जागीरदार है वो जब अपनी जागीरदारी छोड़ेगा तभी जो दूसरा उसे मिलेगी। तो इस प्रकार से जागीरदारी मिलने में मतलब अपना कह सकते हैं अधिकार लेने, भूमि पर अधिकार लेने के लिए एक वेटिंग लिस्ट टाइप की चलती थी। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि युवक यदि मतलब किसी को युवावस्था में जागीरदारी मिलती है तो अपनी जागीर पर कब्जा लेते लेते वह बूढ़ा हो जाता था। जागीरदार स्वयं साहूकारों के ऋणों से इतने दबे होते थे कि अपनी जागीरें साहूकारों को ऋणों के भुगतान के लिए किराए पर दे देते थे। मुगल मनसबदारों की दुर्दशा का वर्णन सौदा, जो इतिहासकार हैं, इन्होंने इन शब्दों में किया है कि यदि आप घोड़ा मोल लेकर के मतलब उधार लेकर के या खरीद करके किसी की नौकरी कर लेते हैं तो आप अपने वेतन का मुंह जो है वो स्वर्ग में ही देखेंगे। आलमगीर दूसरे के काल का चित्रण, आलमगीर दूसरे मतलब जो आलमगीर द्वितीय था उसके काल का चित्रण इतिहासकार डॉक्टर सर जादूनाथ सरकार ने इस प्रकार किया है कि एक बार सम्राट की ऐसी दुर्दशा हो गई, मतलब आलमगीर द्वितीय की ऐसी दुर्दशा हो गई कि 3 दिन तक शाही चूल्हे में आग नहीं जली और शाही राजकुमारियां पर्दा छोड़कर महलों से निकलकर नगर तक चली गईं। जादूनाथ सरकार महोदय के अनुसार मुस्लिम राज्य का आर्थिक आधार अच्छा नहीं था। मुस्लिम विद्वानों के अनुसार धर्म पुस्तकों की आज्ञा थी कि सच्चे मुसलमान की वृत्ति मतलब या कह सकते हैं जो नौकरी है, जो सर्विस है या जो कार्य है वो क्या है, केवल युद्ध है। भारत में मुस्लिम सरकारें सदैव से बड़ी बड़ी सेनाएं रखती आई थी। शांति काल में उसका आर्थिक ढांचा अस्त व्यस्त हो जाता था। यदि युद्ध कर रहे हैं तो ठीक है, यदि युद्ध नहीं हो रहा तो क्या होगा कि उनका जो उन पर खर्चा तो हो ही रहा है। तो जब युद्ध होता था तो युद्ध से उन्हें पैसा भी मिलता था लूट से, तो शांति काल में उसका आर्थिक ढांचा अस्त व्यस्त हो जाता था। जब औरंगजेब के काल में मुगल राज अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, मतलब जितना विस्तार कर सकते थे उस विस्तार पर पहुंच गए, तो इस बड़ी सेना को बनाए रखना और उसका ठीक ठीक प्रयोग करना निरर्थक था। 18वीं शताब्दी में यह अवस्था और भी बिगड़ जाती है। अब 9वें रीजन की तरफ चलते हैं। 9वां कारण है मुगल सरकार का स्वरूप। मुगल सरकार वास्तव में पुलिस सरकार थी और इसका मुख्य कार्य क्षेत्र आंतरिक और बाह्य सुरक्षा करना था, कर एकत्रित करना ही था। मुगल हिंदुओं और मुसलमानों को मिलाकर एक राष्ट्र बनाने में असफल रहे। मुगल जो है हिंदुओं और मुसलमानों को मिलाकर एक राष्ट्र बनाने में असफल रहे। थोड़ा बहुत जो प्रयत्न अकबर ने किया था, औरंगजेब की कट्टरता था, उसके निकम्मे उत्तराधिकारियों ने समाप्त कर दिया। हिंदू उसके समर्थक तो क्या विद्रोही हो गए, मतलब जो पहले हिंदू समर्थक थे इसके वो विद्रोही हो गए। मतलब मुगल साम्राज्य के समर्थक थे वो यहाँ पे आकर विद्रोही हो जाते हैं। अधिकतर भारतीय जो राजा थे वो मुगलों को विदेशी मानते थे और हिंदू धर्म और भारत के शत्रु मानते थे। 18वीं शताब्दी में इस राज्य की शिथिलता से मराठों, राजपूतों और अन्य हिंदू तत्वों ने लाभ उठाया। अब हम लोग 10वें कांड की तरफ चलते हैं। 10वां कांड है नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, मतलब विदेशी आक्रमण। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने मरणासन मुगल राज्य को महान आघात पहुंचाया। जो कोष थे, मतलब जो खजाने थे वो रिक्त हो गए और सैनिक दुर्बलता स्पष्ट हो गई। जो लोग मुगल नाम से भय खाते थे वे अब सर उठाने लगे और मुगल सत्ता की खुलकर अवहेलना करने लगे। नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली के अनेक आक्रमणों से पंजाब, सिंध और कश्मीर जैसे सीमावर्ती प्रांत हाथ से निकल गए। 1761 में जब अहमद शाह ने पानीपत का युद्ध लड़ा तो हम मुगलों के विरुद्ध नहीं अपितु मराठों के विरुद्ध था, जो उस समस्त उत्तर भारत पर प्रभुसत्ता रखते थे। ठीक है, उस समय समस्त भारत पर या कह सकते उस समय समस्त उत्तर भारत पर प्रभुसत्ता रखते थे। 1761 से 1772 तक दिल्ली पर नजीबुद्दौला की पठानशाही चलती रही। अगला जो कांड है 11वां कांड, वो है यूरोप वासियों का आगमन। मुगल सैनिक दुर्बलता के कारण 18वीं शताब्दी में भारत में सैनिक सामंतशाही का बोलबाला हो गया। यूरोपीय कंपनियां सैनिक सामंत बन गईं और शीघ्र ही भारतीय रजवाड़ों से व्यापार और सैनिक सत्ता में बाजी मार ले गईं।
वास्तव में समकालीन भारतीय समाज जो है वो गतिहीन ही नहीं अपितु सड़ा हुआ था और गतिशील और प्रगतिशील यूरोपीय समाज का विरोध करने में असफल रहा। यह समकालीन मुगल विवेक का दिवाला है कि जहां मुगल सम्राट था अभिजात वर्ग करोड़ों रुपए की ऐश्वर्य की सामग्री विदेश से मंगवाते थे, परंतु उन्होंने एक भी मुद्रणालय मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस था वो मंगवाने का प्रयत्न नहीं किया। जिस समय पुनर्जागरण आंदोलन यूरोप में एक नवीन युग का आरंभ कर रहा था, भारतीय समाज परलोकवाद और भक्तिवाद के गहरे सागर में डूबा हुआ था और पलायनवाद स्केप्सिज्म में शांति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था। वास्तव में तो भारत सभ्यता की दौड़ में बहुत पीछे रह गया था। सर जादूनाथ सरकार ने ठीक ही कहा है अंग्रेजों की मुगल साम्राज्य पर विजय तो यूरोपीय जातियों की अफ्रीका और एशिया की अपरिहार्य विजय का एक छोटा सा अंग मात्र है, जिसे हम दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि प्रगतिवादी जातियां रूढ़िवादी जातियों का स्थान ले रही थी। जैसे सदैव समाज के नेतृत्व में उद्यमी परिवार जो है वो सुसुप्त और आत्मसंतोषी परिवारों का स्थान लेते रहे हैं। तो ये हमने कुल 11 कारणों की यहाँ पर चर्चा की। अब थोड़ा सा पुनर्वेक्षण कर लेते हैं इस पूरे चीज़ों को। तो भारतीय इतिहास के मुगल काल के विद्वानों में मुगल साम्राज्य के विघटन के मूल कारणों पर मतभेद है। डॉक्टर जादूनाथ सरकार जैसे परंपरावादी विद्वानों के अनुसार मूल कारण जो है वो उत्तरकालीन सम्राटों तथा अभिजात वर्ग का अधःपतन था, मतलब जो उनका पतन था वो था, और मराठों बुंदेलों तथा सिखों के विद्रोह वास्तव में हिंदू धर्म पर मुगल इस्लामी आघात की प्रतिक्रिया ही थे। विलियम आर्विन का इशारा मुगल सेना के गठन तथा प्रशिक्षण की ओर है। इरफान हबीब, सतीश चंद तथा नरूल हसन जैसे मार्क्सवादी विद्वानों के अनुसार आधारभूत कारण था आर्थिक गठन तथा जागीरदारी प्रथा की विफलता तथा कृषकों का शोषण। न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एक अन्य दृष्टिकोण देखने को मिलता है। उसके अनुसार पतन का कारण जागीरदारी की विफलता नहीं अपितु उसकी सफलता थी। इसी वजह से पतन होता है क्योंकि धनाढ़ मनसबदार जागीरदारों ने जिन्हें बड़े बड़े व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था, यही मुगल साम्राज्य की एकता को चुनौती दी तथा अलग अलग स्वतंत्र राज्य बना लिए। ऐसा लगता है कि सभी तर्कों में कुछ ना कुछ सत्य है, जो भी कारण गिनाए गए उसमें कुछ ना कुछ सत्य है। मुगल साम्राज्य के केंद्रीय गठन की असफलता के लिए कोई भी एक कारण पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है। अब हम लोग कुछ अलग अलग विद्वानों के कुछ चुने हुए विचारों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है JN सरकार का विचार। मुगल साम्राज्य और इसके साथ भारत में मराठा आधिपत्य इसीलिए समाप्त हुए क्योंकि भारतीय समाज मूल रूप से ही सड़ा हुआ था और यह सब इनकी सैनिक और राजनीतिक दुर्बलता में स्पष्ट था। देश अपनी रक्षा नहीं कर सकता था। राजत्व जो है पूर्णतया भ्रष्ट और अकर्मण्य हो गया था। अभिजात वर्ग स्वार्थी, अदूरदर्शी, भ्रष्ट और अदक्ष था और राजकीय सेवाओं में विश्वासघात का बाहुल्य था। इसी क्षीणता और भ्रांत के वातावरण में हमारा साहित्य, कला और सत्य धर्म सभी लोप हो गए। अगला जो है विद्वान सिडनी ओवन की चर्चा कर लेते हैं, मतलब इनके विचारों को देखते हैं। तो इनका विचार था प्रायः ऐसा विश्वास किया जाता है कि मुगल साम्राज्य का पतन उसके सम्राटों की भ्रष्टता के कारण हुआ, परंतु यह तो औरंगजेब के राज्यकाल में ही अपरिहार्य रूप से ध्वस्त हो चुका था। यद्यपि वह एक कर्तव्यपरायण मतलब औरंगजेब एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति था, परंतु धर्म और राजनीतिक दृष्टि से अदूरदर्शी था। उसने अकबर की बुद्धिमत्तापूर्ण और उदार नीति जिसमें धर्म और जात के भेद नहीं थे त्याग कर जजिया लगा दिया, जिससे लोग अप्रसन्न हो गए और राजपूतों को जो एक उत्तम और लड़ाकू जाति थी और सिंहासन के सबसे उत्तम समर्थक थे, अपना विरोधी बना लिया उनको। शिवाजी और उसके अनुयायियों ने केवल अपनी स्वतंत्रता ही प्राप्त नहीं की अपितु मुगल साम्राज्य पर एक घातक प्रहार भी किया। उन्होंने अर्थात शिवाजी और उनके अनुयायियों ने मुगलों की सैनिक ख्याति नष्ट कर दी, इनके जो कोष थे मतलब जो खजाने थे रिक्त कर दिए और दूर दक्षिण तक अव्यवस्था फैला दी। इन्होंने राज्य में अपना राज्य बना लिया, मतलब शिवाजी और उनके अनुयायियों ने राज्य में अपना राज्य बना लिया। ऐसा राज्य यद्यपि विघटित नहीं भी हुआ था तो भी पूर्णतः निशक्त हो गया था। केंद्रीय सरकार की सत्ता जो है वो समाप्त हो गई थी और नादिर शाह ने भी सम्राट का घोर अपमान करने मतलब मुगल सम्राट का घोर अपमान करने के पश्चात सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया तथा साम्राज्य का जो विघटन है वो पूर्ण हो गया था। अब हम लोग अगले विद्वान विलियम आर्विन की बात कर लेते हैं। विलियम आर्विन की विचार क्या हैं? तो इनका कहना था कि जितना अधिक मैं इस काल का अध्ययन करता हूँ उतना ही अधिक मुझे विश्वास हो जाता है कि साम्राज्य के पतन का यदि एक ही नहीं तो मुख्य कारण जो है वो सैनिक अदक्षता ही थी।
शेष सभी दोष तथा शिथिलताएं इसकी तुलना में कुछ नहीं थीं। साम्राज्य का लोप हो जाने से पूर्व ही केंद्र की सैनिक शक्ति पूर्णतया समाप्त हो गई थी और साम्राज्य प्रथम झटके पर लोप होने को उद्यत था, मतलब तैयार था। इसे रसातल में धकेलने के लिए किसी फारसी अथवा अफगान विजेता नादिर अथवा अब्दाली या किसी यूरोपीय साहसी वीर जैसे डुप्ले अथवा क्लाइव इत्यादि की आवश्यकता नहीं थी। इनमें किसी के भी घटना स्थल पर आने से पूर्व ही, मतलब ये घटनाएं घटित होने से पूर्व ही जो इसका मुगल साम्राज्य था इसका सर्वनाश निश्चित था। और यदि इनमें से कोई भी नहीं आता तो निश्चित ही कोई मराठा लुटेरा अथवा सिख डाकू अकबर और शाहजहां के सिंहासन पर विराजमान हो ही जाता। अगले विद्वान हैं वो सतीश चंद्र हैं। तो इनकी बात को देख लेते हैं कि इनका क्या मानना था। मुगल साम्राज्य के इस विघटन की जड़ें मध्ययुगीन भारतीय उस अर्थव्यवस्था में मिलती है जिसमें व्यापार उद्योग था, वैज्ञानिक विकास की गतिहीनता थी, बढ़ते हुए वित्तीय संकट जिसने जागीरदारी के संकट का रूप धारण कर लिया था और जिसका राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभाव स्पष्ट था, अथवा अभिजात वर्ग की उन परिस्थितियों में जिनमें वे अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने की क्षमता नहीं थी, जिसके फलस्वरूप गुटों के जो झगड़े हुए और महत्वाकांक्षी अमीरों के स्वायत्त राज्यों के स्थापित करने की इच्छाएं उभरी और मुगल सम्राटों की मराठों के प्रति कोई भी सहिष्णुता दिखलाने से इनकार अथवा उनको कुछ रियायतें देकर मुगल साम्राज्य की परिधि में ही रख लेना और भारत में एक मिला जुला शासक वर्ग बनाने में असफलता ये थी। और इन सब घटनाओं का दरबार था देश की राजनीति था उत्तर पश्चिमी दर्रों, जिधर से विदेशी आते थे तो उत्तर पश्चिमी दर्रों की सुरक्षा पर दुष्प्रभाव पड़ा। इन सभी ने अपनी अपनी, ये जो सारे कांड थे, इन सभी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। निजी अक्षमताओं और शिथिलताओं की भी अपनी अपनी भूमिका थी, परंतु इन सभी को इस पृष्ठभूमि में ही देखना पड़ेगा। अगले जो विद्वान आते हैं इरफान हबीब। तो इरफान हबीब जी की बात को सुन लेते हैं। भिन्न भिन्न विद्रोहों जिनके कारण मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया के भिन्न भिन्न कारण दिए गए हैं, मतलब ये जो इनका मुगल साम्राज्य विघटन है इसके भिन्न भिन्न कारण दिए गए हैं। यहाँ हमें केवल इनके अनुसार यहाँ हमें केवल 17वीं और 18वीं शताब्दी के भिन्न भिन्न लेखकों के विचारों की समीक्षा करनी होगी। यह देखा गया है कि वे सभी आर्थिक प्रशासनिक कारणों पर अधिक बल देते हैं तथा धार्मिक और राजनीतिक जागरण को कोई महत्व नहीं देते, ऐसा इरफान हबीब कहते हैं, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। मतलब इनके अनुसार आर्थिक प्रशासनिक कारणों के साथ साथ धार्मिक और राजनीतिक जागरण व जो राजनीतिक कारण थे इनका भी काफ़ी बड़ा रोल था मुगल साम्राज्य के पतन में। इस साम्राज्य के विरोधियों ने कोई नया ढांचा, मतलब इनके जो विरोधी थे मुगल साम्राज्य के, उन्होंने कोई नया ढांचा स्थापित नहीं किया। इसके पश्चात आने वाले युग में स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं दिखती है। विदेशी विजय, अराजकता और लूट के द्वार खुले थे। मुगल साम्राज्य स्वयं ही अपनी कब्र खोद रहा था और शेख सादी ने एक और बड़े साम्राज्य के विघटन के विषय में जो कहा है वही इस राज्य का भी स्मृति लेख बन सकता है। क्या कहा था इन्होंने? फारस के सम्राट के बारे में लिखा था कि फारस के सम्राट जिन्होंने निम्न वर्ग पर अत्याचार किया उनका राज्य और वैभव समाप्त हो गया और उन कृषकों पर अत्याचार भी समाप्त हो गया। मतलब जब राज्य खत्म हो गया तो जिन कृषकों पर अत्याचार होता है वो भी अत्याचार भी खत्म हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने विभिन्न जो विद्वान थे उनके जो विचार थे उनको यहाँ पर देखा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे जो है 18वीं शताब्दी में भारत की जो सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति उसको देखते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी की राजनीतिक अव्यवस्था के होते हुए भी भारत की पारंपरिक विशेषताएं जो हैं वो ज्यों की त्यों ही बनी रहीं। अब थोड़ा सा सामाजिक वर्गीकरण को देखते हैं। तो समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सम्राट का था। इसका अनुकरण जो है अभिजात वर्ग करता था। ये लोग जो हैं, मतलब सम्राट और अभिजात वर्ग, ये लोग वित्तीय कठिनाइयों के होते हुए भी ऐश्वर्यमय जीवन व्यतीत करते थे। इन्हें सुंदरी, सुरा तथा संगीत से विशेष प्रेम होता था। और सबसे नीचे यदि देखें सामाजिक वर्गीकरण में, सबसे नीचे ग्राम में रहने वाले कृषक तथा हस्तशिल्पी होते थे जो प्रायः निर्धनतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। हिंदू समाज में बात करें तो हिंदू समाज में जाति प्रथा का बहुत महत्व था। जाति के नियमों का विवाह, वस्त्र, भोजन तथा व्यवसाय में बहुत महत्व था। परंतु आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से बहुत लोगों को पारंपरिक व्यवसाय छोड़कर अन्य कार्य करने पड़े। स्त्रियों का यदि बात करें तो स्त्रियों का समाज तथा गृह में, मतलब घर में मान तो था परंतु समानता की वह भावना नहीं थी जैसा कि आज हम समझते हैं। मालाबार, मतलब केरल वाला इलाका तथा कुछ अन्य क्षेत्रों को छोड़कर हिंदू समाज मुख्यतः पितृ प्रधान था। ठीक है, तथा घर में पुरुष का ही
बोलबाला था। यद्यपि हमें कुछ ऐसी हिंदू तथा मुसलमान स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने राजनीति, प्रशासन तथा विद्या के क्षेत्र में, मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, परंतु प्रायः स्त्री को समाज में उसका न्यायपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता था। हिंदू तथा मुसलमान स्त्रियां पर्दा करती थीं, यद्यपि बाहर काम करने वाली स्त्रियां प्रायः ऐसा नहीं कर पाती थीं। बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी। यद्यपि विवाह तो बचपन में होता था, परंतु जो गौना होता था वो वयस्क होने पर ही होता था। ऊंचे वर्गों में दहेज प्रथा भी प्रचलित थी। राजवंशों, बड़े जमींदारों तथा धनाढ़ घरों में बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी। तो यहाँ पे बहुपत्नी प्रथा जो थी वो किसी धर्म विशेष या जात विशेष से संबंधित नहीं थी। ये जो वर्ग होते हैं, राजवंश है, बड़े जमींदार, धनाढ़, इनमें यह प्रथा प्रचलित थी, परंतु साधारण लोग एक ही विवाह करते थे। उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के कुलीन घरानों में बहुपत्नी प्रथा का रूप बहुत भीषण था। द्विजों में, मतलब जो उच्च वर्ग के थे, तो द्विजों में विधवा विवाह प्रायः नहीं होता था। आश्चर्य की बात है कि पेशवाओं ने विधवा के पुनर्विवाह पर पत्तदाम नाम का एक कर भी लगाया था। तो याद रखिएगा, यदि कहीं पर आ जाए कि पत्तदाम क्या है, तो पत्तदाम मराठाओं के द्वारा, या कह सकते हैं पेशवाओं के द्वारा, विधवा पुनर्विवाह पर लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था। बंगाल, मध्य भारत में राजस्थान इत्यादि के उच्च हिंदू कुलों में सती प्रथा भी प्रचलित थी, जिसके अनुसार विधवा अपने पति की चिता में ही जलकर भस्म हो जाती थी। पेशवाओं ने इस प्रथा को रोकने का असफल प्रयत्न किया था। तो याद रखिएगा, पेशवाओं ने इस प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, परंतु वो सफल नहीं होते हैं। एक अन्य सामाजिक कुरीति थी, वो थी दास वृत्ति, मतलब दास प्रथा। मुख्य रूप से हम दासों को दो भागों में बांट सकते थे। एक थे घरों में काम करने वाले दास तथा दूसरे थे खेतों में काम करने वाले बधुआ मजदूर। जो बधुआ मजदूर थे, ये दूसरी श्रेणी के लोग, मतलब जो दूसरी श्रेणी बधुआ मजदूर थी, ये लोग भूमि के हस्तांतरण होने पर नए स्वामी के पास हस्तांतरित हो जाते थे। यूरोपीय पर्यटकों तथा प्रशासकों ने दास वृत्ति, दास प्रथा का बहुत उल्लेख किया है। आर्थिक कठिनाइयों, दुर्भिक्ष, असीम निर्धन तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपों के कारण लोग अपनी संतान को बेच देते थे। राजपूत, खत्रिय तथा कायस्थ लोग घरों में काम करने के लिए दास दासियां रखते थे, परंतु यह स्मरण रहे कि भारत में दासों से यूरोप और अमेरिका की अपेक्षा बहुत उत्तम व्यवहार किया जाता था। मतलब डिफरेंस है दोनों जगह पे। इन्हें लोग प्रायः भारत में जो है प्रायः पारंपरिक सेवक के रूप में ही मानते थे, तथा उन्हें विवाह करने की अनुमति होती थी, तथा उनकी जो संतान होती थी वो पूर्ण नागरिक मानी जाती थी। जैसा कि आप यूरोप और अमेरिका में जब दास प्रथा जो व्याप्त थी, वहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। विदेशी कंपनियां, विशेषतः पुर्तगाली, वल्देजी, मतलब पुर्तगाली, डच तथा अंग्रेजों के आने पर दास व्यापार ने एक नवीन रूप धारण कर लिया। कलकत्ता में ये देखें तो 1752 में एक कार्यालय का उल्लेख मिलता है, जहां प्रत्येक दास के पंजीकृत करने पर 4 रुपया शुल्क देना होता था। यूरोपीय कंपनियां 10 वर्षीय कन्या के लिए 5 से 15 रुपया, 16 वर्षीय लड़के के लिए 12 से 20 रुपया था, पूर्ण वयस्क के लिए 15 से 20 रुपया प्रति दास के मूल्य पर बंगाल, आसाम तथा बिहार की मंडियों से मोल लेकर के यूरोप तथा अफ्रीका भेजते थे। सूरत, मद्रास तथा कलकत्ता में यूरोपीय घरों में हबशी, मतलब अफ्रीकन दास भी रखे जाते थे। 1789 में की गई घोषणा से दास व्यापार बंद कर दिया गया। तो याद रखिएगा, दास व्यापार कब बंद होता? 1789 की घोषणा से। परंतु गांवों में बधुआ मजदूरी की प्रथा कहीं कहीं आज भी चल रही है। अब ये तो सामाजिक वर्गीकरण देखा, अब हम लोग यहाँ पे सामाजिक वर्गीकरण में शिक्षा की बात कर लेते हैं। हिंदू तथा मुसलमानों में शिक्षा के प्रति विशेष रुचि रही है, परंतु भारतीय शिक्षा का उद्देश्य जो था वो संस्कृति था, मतलब कल्चरल था, साक्षरता नहीं थी। अपने अपने वर्ण, कुल तथा मर्यादा के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का भी चलन था, जिससे लोगों में विशिष्टता, स्पेशलाइजेशन आ जाती थी। हिंदू तथा मुसलमानों में शिक्षा जो है धर्म से संबंधित थी। संस्कृत के उच्च अध्ययन के केंद्रों को बंगाल, बिहार, नदिया तथा काशी में जो है तोल तथा अथवा चतुष्पाठी क्या कहा जाता था? चतुष्पाठी। तो याद रखिएगा कि संस्कृत के जो हायर इंस्टीट्यूट थे, मतलब उच्च अध्ययन के जो केंद्र होते थे, उन्हें बंगाल, बिहार, नदिया तथा काशी में क्या कहते थे? तोल तथा चतुष्पाठी। तो कहीं आ जाए कि तोल तथा चतुष्पाठी क्या होते थे? तो संस्कृत के उच्च अध्ययन केंद्र होते थे। तथा मिथिला जो कि बिहार में रहा, तथा उड़ीसा का उत्कल संस्कृत अध्ययन के विशेष क्षेत्र थे। फ्रांसीसी पर्यटक बर्नियर जो है काशी को भारत का एथेंस कहता है। तो यदि आ जाए कि भारत का एथेंस किससे कहा गया है? ठीक है, भारत का एथेंस
तो किसे कहा गया है? काशी को कहा गया है या बनारस को कहा गया है, याद रखिएगा। तथा उच्च संस्कृत शिक्षा के अभिलाषी जो हैं इन केंद्रों की ओर भागते थे। फारसी तथा अरबी के उच्च शिक्षा केंद्रों को मदरसा कहते थे। राजभाषा होने का, चूंकि फारसी जो थी राजभाषा थी, तो राजभाषा होने का हिंदू तथा मुसलमान दोनों फारसी सीखते थे। पूर्वी भारत में अजीमाबाद जो कि बिहार में है, ये फारसी का प्रसिद्ध केंद्र था। कुरान तथा इस्लामी धार्मिक शिक्षा के इच्छुक अरबी सीखते थे। प्रारंभिक शिक्षा का प्रचलन पर्याप्त मात्रा में था। हिंदू विद्यालय को पाठशाला तथा मुस्लिम विद्यालय को मकतब कहते थे। ठीक है, हिंदू विद्यालय को पाठशाला तथा मुस्लिम विद्यालय थे उनको मकतब कहते थे। ये विद्यालय प्रायः मंदिरों तथा मस्जिदों से संबंधित होते थे। विद्यार्थियों को लिखने पढ़ने तथा अंक गणित की शिक्षा दी जाती थी। सत्य, ईमानदारी, आज्ञा पालन, धर्मनिष्ठा इत्यादि सिखाई जाती थी। यद्यपि विद्या का प्रचलन प्रायः उच्च वर्गों में या उच्च वर्णों में ही था, परंतु निम्न वर्णों के बालक भी विद्या प्राप्त कर लेते थे। स्त्री शिक्षा जो थी वो अभीष्ट नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं थी। अब कला और साहित्य की बात कर लेते हैं। जब कला तथा साहित्य को दिल्ली में शिक्षण मिलना बंद हो गया, तो ये जो लोग थे, मतलब कला और साहित्य से जुड़े लोग, ये नवीन स्थापित राज्यों जैसे हैदराबाद, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, जयपुर इत्यादि की ओर चल पड़े। असफुद्दौला ने 1784 में सुप्रसिद्ध इमाम बाड़ा, जो कि आपका लखनऊ में है, ये मुहर्रम मनाने के लिए एक भवन था, इसे बनवाता है। इस भवन में स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया, यही इसकी विशेषता है। समाई जैसी जिनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1688 से लेकर के 1743 तक, इन्होंने जो है सुप्रसिद्ध जयपुर अथवा गुलाबी नगर तथा दिल्ली, बनारस इत्यादि नगरों में ज्योतिष की 5 वेधशालाएं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाई थी। कितनी जगह? 5 जगह पे। अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर में संगमरमर लगवाया था। तो याद रखिएगा, स्वर्ण मंदिर में संगमरमर लगवाने का कार्य किसने किया? रणजीत सिंह ने, तथा उसके कलश पर स्वर्ण पत्र इन्हीं के द्वारा मढ़वाया गया था। इसी प्रकार सूरजमल ने भरतपुर की राजधानी डींग, कहाँ पे? भरतपुर की राजधानी डींग में आगरे के समान सुनियोजित नगर बनवाने का कार्य जो है या बनवाने का प्रयत्न किया। यह कार्य 1725 में आरंभ किया, परंतु यह पूर्ण नहीं हो सका। आधुनिक भारतीय भाषाओं उर्दू, हिंदी, बंगला, असमिया, पंजाबी, मराठी, तेलुगु तथा तमिल का बहुत विकास हुआ। यह 18वीं शताब्दी ही थी जिसमें ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत में प्रथम मुद्रणालय या प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। तो याद रखिएगा फैक्ट के रूप में कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा। तथा भारतीय भाषाओं में अंजील का प्रकाशन किया। इन्हीं लोगों ने प्रथम तमिल कोश भी प्रकाशित किया। बंगाल में केरी, बाढ़ तथा मार्शमैन जैसे धर्म प्रचारकों ने सीरमपुर के स्थान पर, मतलब सीरमपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था, बाइबिल का बंगला संस्करण निकाला। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था की आधार इकाई ग्राम ही थी। ग्राम जो होते थे वो स्वावलंबी तथा स्वशासी ही नहीं, अपितु अपनी आवश्यकताओं के लिए सभी पदार्थों का उत्पादन कर लेते थे। इनका राज्य से संबंध केवल कर देने तक ही सीमित होता था, मतलब इनका जो राज्य होता था, केंद्र, इससे संबंध क्या होता था? टैक्स देने का केवल। वंश तथा शासक थे वो तो परिवर्तित होते रहते थे, परंतु ग्राम समाज सदैव की भांति मंद गति से चलता रहता, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था। राजा आते जाते थे, परंतु जो ग्राम का समाज था वो वैसा ही अपने पथ पर चलता रहता था। एशियाई समाज का यह अपरिवर्तनशील रूप ही था, जिसके विषय में यूरोपियों ने कहा था कि यह नश्वर संसार में भी अनश्वर है। मतलब राजा तो इसका मतलब यह है कि राजा तो बदलते रहते हैं, परंतु ये जो ग्राम की जो स्थिति है वो पूर्ववत चलती रहती है। ये जो ग्राम समाज थे या गांव समाज थे, ये एक और आर्थिक तथा सामाजिक स्थायित्व में मुख्य भूमिका निभाते थे, तो दूसरी ओर आर्थिक प्रवाहहीनता, स्टेग्नेशन, मतलब इनमें प्रवाहहीनता थी, मतलब प्रवाहित नहीं होते थे, तो आर्थिक प्रवाहहीनता के लिए भी उत्तरदायी थे। नगरों में हस्तशिल्प का स्तर बहुत विकसित हो चुका था, भारतीय माल की या सामानों की संसार की सभी मंडियों में मांग थी। ढाका, अहमदाबाद तथा मसूलीपट्टनम का सूती कपड़ा, मुर्शिदाबाद, आगरा, लाहौर तथा गुजरात का रेशमी माल, कश्मीर, लाहौर तथा आगरा के ऊनी शाल, गलीचे, सोने चांदी के आभूषण, बर्तन, धातु का सामान, हथियार, ढाले इत्यादि की भारत में तथा भारत के बाहर बहुत मांग थी। स्थानीय तथा विदेशी विस्तृत व्यापार के कारण व्यापारी पूंजीपतियों का विकास हुआ तथा बैंक पद्धति या बैंकिंग सिस्टम का भी विकास होता है। उत्तरी भारत में जगत सेठों, ये जो बैंकिंग प्रणाली का जो कार्य करते थे, इन्हें जगत सेठ तथा दक्षिणी भारत में चिट्टियों का उदय होता है।
हुंडियों इत्यादि का भी प्रचलन होने लगा था। इससे व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में भारतीय व्यापार के विकास यह लगता था कि भारत में पूंजीवाद के शीघ्र उत्थान के लिए परिस्थितियां विद्यमान थी, परंतु कुछ प्रतिबंधों के कारण, जैसे कि सामंतशाही वर्ग का प्रसार, जो कि कृषकों के बचाए हुए धन का दुरुपयोग करते थे, तथा अभिजात वर्ग की संपत्ति का सरकार द्वारा जब्त करना, लोगों में बचत की भावना तथा प्रवृत्ति का अभाव तथा इन बचतों का सदुपयोग न करना इत्यादि, तथा सर्वप्रधान देश में राजनीतिक स्थिरता का न होना, इन सभी के कारण आधुनिक विधि से आर्थिक विकास नहीं हो सका। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के अस्तित्व से, जिसके महान आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव होते हैं, देश में निष्क्रियता आई तथा देश में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह जो हमारा चैप्टर था मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।